आज बात करते हैं इजराइल की, क्योंकि पूरी दुनिया ने इजराइल पर नजरें टिका रखी हैं। जिस बात का डर पूरी दुनिया को था, आखिर वही हुआ। ईरान ने इजराइल पर डायरेक्टली एयर स्ट्राइक कर दिया है। यूएस और इजराइल दोनों ने इस एयर स्ट्राइक को कंफर्म किया है। इसके बाद आप देखो तो पूरे मिडिल ईस्ट में सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टेंस हो चुकी है। हमले के बाद जॉर्डन और ईरान ने अपने एयर स्ट्राइक्स बंद कर दिए हैं। साथ ही ईरान ने यह धमकी दी है कि अगर किसी भी देश ने इसराइल को अपना एयर स्पेस यूज करने दिया ईरान पर हमला करने के लिए, तो ईरान उस देश पर भी हमला कर देगा। ईरान की तरफ से जो उनकी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर आईआरजीसी है, उसने भी इस अटैक को कंफर्म किया है। आईआरजीसी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ट्रू प्रॉमिस, यानी कि जो ईरान ने प्रॉमिस किया था कि वो इसराइल पर हमला करेगा, उसने इस ऑपरेशन के जरिए अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत इसराइल पर दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया गया। मकसद था इसराइल को उसके द्वारा किए गए क्राइम्स की सजा देना। इसमें इसराइल के द्वारा गजा पर किए गए हमले का भी एंगल निकाला जा सकता है, लेकिन ईरान के इस हमले के पीछे एक और कारण है। देखो, 2 सप्ताह पहले इसराइल ने सीरिया में मौजूद ईरानियन कॉन्सुलेट पर हमला करके 7 आईआरजीसी के मेंबर्स को मार दिया था। अब आप यहाँ पर एक बार को सोचोगे कि इतना सब कुछ हो गया, इसराइल पर ईरान ने डायरेक्टली हमला कर दिया, अमेरिका क्या कर रहा था? देखो, अमेरिका ने कुछ नहीं किया, लिटरली कुछ नहीं किया। जब इस तरह की खबरें आ रही थी कि आने वाले 24 से 48 घंटों में ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है, तब अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा गया था कि इस तरह की खबरें आ रही हैं, आप क्या करने वाले हैं? तो उन्होंने लिटरली ये कहा था कि ईरान को ये हमला नहीं करना चाहिए। ईरान ने जो बाइडेन की इस बात की धज्जियां उड़ा दी और ईरान ने बिना कुछ सोचे समझे इसराइल पर हमला कर दिया। अब इस हमले के बाद हमारे दिमाग में जो सबसे पहली बात आती है वो ये है कि क्या इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने हमले को रोका या नहीं। देखो, ईरान का कहना है कि उसने हमले से पहले एक साइबर अटैक किया था, जिस वजह से इसराइल का अधिकतर डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कर गया। वहीं इसराइल का कहना है कि हमने 80% से ज़्यादा ईरान के मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका एग्जैक्ट उत्तर आने में काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा डराने वाली हैं। पहली बात कि अब ईरान को यूएस की बात या डर की कोई चिंता नहीं रही। ईरान एक न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत क्लोज है, हो सकता है उसने बना भी लिया हो, किसी को पता नहीं है। ये दोनों सिचुएशन इसराइल के लिए और मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए बहुत खतरनाक हैं। इसराइल के पास ऑलरेडी बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तो अगर गलती से बात ऊपर नीचे होती है या हाथ से निकलती है, तो मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई एक न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती है। और ईरान, अफगानिस्तान, ये सब ऐसी कंट्रीज़ हैं, इन्हें डेवलपमेंट इकोनॉमी की उतनी परवाह नहीं है। अगर ये लड़ने पर आ गए तो खुद भी बर्बाद हो जाएंगे और सामने वाले को भी बर्बाद कर सकते हैं। और देखो, ईरान कितना भी खतरनाक हो, इसराइल बहुत ही ज़्यादा रूथलेस और कई मामलों में बहुत ही ब्रूटल कंट्री है। तो अगर ईरान और इसराइल की साइकोलॉजी को देखें तो हमें एक बात समझ में आती है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, वो मिडिल ईस्ट में चलने वाली लड़ाई जितने खतरनाक परिणाम नहीं पैदा कर सकती। अब इसके बाद इसराइल क्या करेगा या मिडिल ईस्ट का ये मामला एस्केलेट होकर क्या रूप लेगा, कुछ कह नहीं सकते। ईरान के इस डायरेक्ट अटैक से ठीक पहले लेबनान में मौजूद ईरान की प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने फ्राइडे नाइट को दनादन इसराइल पर एक्सप्लोसिव से भरे हुए रॉकेट और ड्रोन से हमला कर दिया। अब जैसे ही इस हमले की खबर आई, पूरी दुनिया को एक बार को लगा कि ईरान ने इसराइल पर डायरेक्टली हमला कर दिया है। इस खबर के फैलने की देर थी कि पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगी। अब देखोगे तो अमेरिका में जितने बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, सब 1% से ज़्यादा क्रैश कर गए। ये क्रैश बहुत बुरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद स्थिति संभली जब ये खबर आई कि ईरान ने डायरेक्टली नहीं बल्कि उसकी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला किया है। अब आप एक बार को सोच करके देखो कि जब ईरान के डायरेक्ट हमले की खबर पूरी दुनिया में फैलेगी और मंडे को स्टॉक मार्केट खुलेगा तो क्या स्थिति होगी। बाजार बुरी तरह से क्रैश होंगे। अगर मंडे तक कोई अच्छी खबर आ जाती है तो शायद बाजार संभल भी जाए, लेकिन यहाँ पर स्टॉक मार्केट और मिडिल ईस्ट में चल रहे डिस्प्यूट का एक बहुत ही खतरनाक एंगल अमेरिका ने खोज निकाला है। अमेरिका के कुछ रिसर्चर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका टाइटल है ट्रेडिंग ऑन टेरर। इसमें बताया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने इसराइल पर डेडली अटैक किया था, उसका लिंक कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में होने वाले मैसिव प्रॉफिट से है। देखो, रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि हमास ने पहले ही इजरायली स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके रखी थी। कहने का मतलब है कि आप 100 रुपये में स्टॉक्स को बेच देते हो, भले ही आपके पास स्टॉक्स हैं या नहीं हैं, लेकिन जब एक बार मार्केट गिरता है तो फिर से आप उन्हीं स्टॉक्स को 60 रुपये में खरीद के स्क्वायर ऑफ कर देते हो, यानी कि 40 रुपये बनता है आपका प्रॉफिट, और यही होती है शॉर्ट सेलिंग। हमास ने स्टॉक्स को शॉर्ट करने के बाद इसराइल पर हमला कर दिया। हमले की खबर जैसे ही फैली, स्टॉक मार्केट बहुत जोर से गिरे। गिरने की वजह से हमास ने अपना प्रॉफिट बुक किया और स्टॉक को स्क्वायर ऑफ कर दिया।
जिस वजह से उनको मैसिव प्रॉफिट हुआ। देखो ये बात तो क्लियर है कि पूरी दुनिया को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हमास ने आखिरकार इजराइल पर हमला किया ही क्यों, क्योंकि सबको पता था कि अगर हमास हमला करेगा तो इजराइल उसका रिप्लाई देगा, और जब इजराइल रिप्लाई देगा तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं बचेगा। इजराइल से लड़ने की ताकत शायद मिडिल ईस्ट में किसी के पास भी नहीं है। तो अमेरिकी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार हमास के हमले के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है स्टॉक मार्केट से होने वाला बहुत बड़ा प्रॉफिट, यानी कि पैसे का लालच। खैर जो भी कारण रहा हो, हमास के हमले के बाद इजराइल ने गजा को तहस नहस कर दिया, लगभग बर्बाद कर दिया। आज पूरा मिडिल ईस्ट एक बारूद के ढेर पर बैठा है। स्थिति कभी भी बद से बदतर हो सकती है। इस लड़ाई में हो सकता है पूरी दुनिया कूद जाए, क्योंकि अमेरिका ने अपना साइड तय कर लिया है, जो कि हमें पता है कि वो इजराइल का साइड लेगा। और रूस ने भी अपना साइड तय कर लिया है। जी हाँ, रशिया ने भी इस इलाके में अपना मोर्चा तैयार कर लिया है। रशिया ने इजराइल के पास मौजूद गोलन हाइट्स में अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर दी है। आप मैप में ये जो लोकेशन देख रहे हो, ये है गोलन हाइट्स, जिसका बहुत सारा इलाका इजराइल ने कब्जा रखा है। टेक्निकली आप देखो तो ये इलाका सीरिया का है, जिसका एक सिग्निफिकेंट एरिया इजराइल के कब्जे में है। तो इसी गोलन हाइट्स पर रशिया अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर रहा है। अब देखो, रशिया ऑलरेडी यूक्रेन में जंग लड़ रहा है, लेकिन रूस की इकोनॉमी भले ही कैसी भी रही हो, लेकिन जब मिलिट्री की बात आती है तो रशिया वर्ल्ड में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ताकतवर देश है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या कमजोर इकोनॉमी और पावरफुल मिलिट्री के साथ रशिया टू फ्रंट वॉर लड़ सकता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए आप देखो तो अमेरिकन मिलिट्री, पर्टिकुलरली नेवी, इसराइल के आसपास मेडिटेरेनियन सी में डिप्लॉय है। उधर गोलन हाइट्स पर रशिया अपनी आर्मी डिप्लॉय कर रहा है। ईरान ने इसराइल पर हमला शुरू कर दिया है। हो सकता है आने वाले टाइम में सीरिया भी इसराइल पर हमला शुरू कर दे। यानी कि मिला जुलाकर स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। क्या बारूद के ढेर पर बैठे मिडिल ईस्ट में ईरान ने इसराइल पर हमला करके उस चिंगारी का काम किया है जो पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकता है? देखते हैं, आने वाले समय में पता चलेगा। अभी तो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। मिडिल ईस्ट में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आप देखोगे तो दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, इंडिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी या यूनाइटेड किंगडम, सभी ने अपने लोगों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि इसराइल या मिडिल ईस्ट के देशों में ना जाएं। बात करते हैं इस पूरे मामले पर इंडिया के स्टैंड की। देखो, इंडिया ने ऑलरेडी अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है कि मिडिल ईस्ट के देशों में ना जाएं। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो इंडिया ने इस पूरे मामले पर ईरान के हमले के बाद कहा है कि ये जो स्थिति मिडिल ईस्ट में बनी हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। क्योंकि देखो, हम तेल इंपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट से, हमारे पास तेल और नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा आता है। अगर मिडिल ईस्ट में सिचुएशन ख़राब होती है तो ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर डालेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें तेल चाहिए अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, और ये तेल हमें दूसरे देशों से लेना पड़ेगा, शायद महंगे रेट पर लेना पड़े। मिडिल ईस्ट से पास करने वाला ट्रेड भी बहुत बुरी तरह से पैरालाइज हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है। ये दोनों मौका खोजते रहते हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का। अभी इनको एक नया मौका मिला है कि जो ट्रेड चलता है उसके जरिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाए। वो कैसे? देखो, आप इसराइल और ईरान की लोकेशन देखो तो ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड लिंक्स पर बसे हुए देश हैं। तो चाहे वो मेडिटेरेनियन सी हो, रेड सी हो या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो, इसराइल ईरान की शिप्स को और ईरान इसराइल की शिप्स को पकड़ने का, क्रू मेंबर्स को तंग करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। और देखो, ऐसा नहीं है कि सारी गलती ईरान की है, इसराइल दूध का धुला है। आप देखोगे तो आज से 6-7 साल पहले इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। 2019 में 2 घटनाएं घटी, एक तो मई में और दूसरा अक्टूबर में, जहां पर इसराइल ने ईरानियन शिप्स को टारगेट किया, उन पर मिसाइल्स दागी। उसके बाद ईरान ने क्लियरली कहा था कि हमारे ट्रेड को, ऑयल एक्सपोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, हमारी इकोनॉमी को पैरालाइज करने के लिए अमेरिका और इसराइल हम पर हमला कर रहे हैं। उसके बाद से ये सिलसिला चलता ही रहा और आज ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है। तो इसका खामियाजा भारत के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। वो कैसे? देखो, अभी ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास एक शिप पकड़ी है जो कि इसराइल से किसी तरह से लिंक है, जिस पर 17 इंडियंस भी मौजूद हैं जिन्हें होस्टेज बना लिया गया है। अब देखो, यहाँ पर सिचुएशन ट्रिकी हो गई है, क्योंकि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोई सोमालिया के पायरेट्स तो है नहीं कि हम अपनी आर्मी भेजकर इन्हें छुड़वा लें। इन्हें छुड़वाने के लिए हमारे पास सिर्फ बातचीत का रास्ता बचता है। एक बात यहाँ पर अच्छी है कि हमारे ईरान से रिलेशंस अच्छे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन शिप्स में सिर्फ इंडिया के ही लोग हैं। ईरान ने जिस शिप को पकड़ा है उसमें फिलीपींस के लोग हैं, रूस के लोग हैं, पाकिस्तान के भी लोग हैं, और यूरोप की एक कंट्री है एस्टोनिया, जिसके भी लोग इस शिप पर मौजूद हैं। सो इंडिया के साथ साथ ये दुनिया के बहुत सारी देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नागरिकों को ईरान के कब्जे से आज़ाद करवाएं।
तो जब भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पर बहुत सारे देशों के नागरिकों को होस्टेज बनाया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे तो होस्टेज सेफली रिलीज कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे मजेदार बात यह है कि अमेरिका ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, जबकि इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यानी कि अमेरिका की नज़र में ये जो सिप पर हमला हुआ है ये एक आतंकवादी हमला है। अब देखिए यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जो भी सिचुएशन बनी हुई है, ना तो ईरान अमेरिका की बात सुनने वाला है और ना ही इजराइल अमेरिका की बात सुनेगा। यानी कि दोनों देश एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हैं। लेकिन अगर ये सिचुएशन एस्केलेट होती है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी होगी। उम्मीद तो यही की जा सकती है कि किसी तरह से इस सिचुएशन को एस्केलेट होने से रोका जाए। आने वाले कुछ दिन मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखना होगा कि मिडिल ईस्ट में आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।